दोस्तों, मैं पवन वाशने स्वागत करता हूं आपका स्टडी आई की जुडिशरी के चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे सेक्युलरिज्म का टॉपिक। इसमें बेसिकली मैं आपको सेक्युलरिज्म पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, बट इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने इंडिया में भी सेक्युलरिज्म, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी सेक्युलरिज्म का नेचर आपने देखा होगा। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में आपने देखा होगा कि नेचर ऑफ द स्टेट वाले पार्ट में हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, जहां पर आप पढ़ते हैं कि इंडिया इज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो वहां पर सेकुलर हमारे भारत के संविधान का जो नेचर है, हमारा जो स्टेट है उसका जो नेचर है वो सेकुलर नेचर बताया गया है। तो वो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, और क्या वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बिल्कुल हूबहू इंडिया के सेक्युलरिज्म की तरह होता है या फिर वो यहाँ से थोड़ा सा अलग होता है, इस चीज पे आज हम बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले सेक्युलरिज्म की बात करूं तो सेक्युलरिज्म होता क्या है। देखो, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म ये सेकुलर शब्द से निकला। ठीक है, सेकुलर शब्द का मतलब आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष, है ना। जहां पर क्या है कि जो मतलब रिलीजन से हटके, मतलब रिलीजन से कनेक्शन, रिलीजन से कनेक्टेड ना होना। क्लियर, अगर कोई चीज रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है तो डेट इज सेकुलर। अगर कोई रिलीजन पे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है तो डेट इज सेकुलर। जो सारे धर्मों के लिए बराबर हो, ठीक है, वो सेकुलर। ठीक है, तो एक डेफिनेशन सेकुलर शब्द की नहीं हो सकती, बहुत सारी डेफिनेशन सेकुलर शब्द की होती है। जैसे सेकुलर स्टेट, अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो सेकुलर स्टेट की जो डेफिनेशन होती है वो हर मतलब बहुत सारी डेफिनेशंस आप वहां पर देख सकते हो कि साहब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, आर इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर, या फिर स्टेट की नजर में सारे रिलीजन बराबर हो, या स्टेट का कोई रिलीजन ना हो, स्टेट हैज नो रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन। तो अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी, बट जहां पर सेकुलर शब्द का उपयोग किया जाएगा वहां पर हम धर्म से अलग हटने की बात करेंगे। क्लियर, धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे। ठीक है, तो सेकुलरिज्म क्या है कि इसी सेकुलर होने का आइडिया, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो इज्म जुड़ जाता है किसी शब्द से, ये उस शब्द की फिलॉसफी में चला जाता है। ये उस शब्द के पीछे के आइडिया पे जाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी सेकुलर है, या कैसे हमारी सोसाइटी सेकुलर हो सकती है। क्लियर, सोसाइटी में सेकुलरिज्म को अटेंड करने को हम क्या बोलेंगे, सेकुलरिज्म बोलेंगे। क्लियर, तो जो एक आइडिया है, क्लियर, जो एक आइडिया है सेकुलर होने का या सेकुलर रहने का, ठीक है, वो क्या है, वो सेकुलरिज्म है। क्लियर, दैट इज सेकुलरिज्म। तो जब हम बात करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की या फिर हम बात करते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म की, तो अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेस्टर्न सेकुलरिज्म की। देखो, वेस्ट में क्या था, वेस्ट में आपने देखा था पहले डार्क एजेस थे, बहुत ध्यान से देखना, है ना। वेस्ट में डार्क एजेस थे लगभग 400 से 800 एडी तक, ये डार्क एजेस रहे थे। क्लियर, अब डार्क एजेस में था क्या कि जो कैथोलिक रोमन चर्च था, जो कैथोलिक रोमन चर्च था, ये सोसाइटी पे डोमिनेंट था, डोमिनेंट इन सोसाइटी। क्लियर, सोसाइटी में क्या था, डोमिनेंट था, केवल चर्च की चलती थी। ठीक है, देश में केवल किसका किसका रूल था, चर्च का रूल था। आपको कोई भी काम करना है आपको चर्च के हिसाब से करना है। ठीक है, सोसाइटी मल्टी रिलीजियस नहीं हो सकती, एक ही रिलीजन आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक ही रूल्स रेगुलेशन से चलना है, एक ही धर्म को मानना है, उसकी हिसाब से ही सारे काम करने हैं। तो इसकी जो डोमिनेंसी थी कैथोलिक रोमन चर्च की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थी। यहां पर कोई एम्परर नहीं था। ठीक है, कोई भी बड़ा एम्परर हमें नजर नहीं आएगा। मतलब टॉप पे, मतलब रूलर कौन है, रूलर कोई एम्परर नहीं हुआ करता था। रूलर कौन होता था, मतलब रूल कौन करता था, चर्च रूल करता था। क्लियर, तो जो भी स्टेट में जो भी चीजें होंगी सब चर्च के हिसाब से होंगी। क्लियर, तो वहां चर्च की डोमिनेंसी बहुत ज्यादा थी। क्लियर, जब पहले क्या था, जो रिलीजन था, जो रिलीजन था उस टाइम पे, मतलब वेस्टर्न में, वेस्ट में जो रिलीजन था, रिलीजन कंट्रोल्ड स्टेट एंड पीपल। मतलब पूरे राज्य को, पूरे लोगों को
कौन रूल करता था? चर्च किया करता था, यानी कि रिलीजन रूल करता था, रिलीजन की डोमिनेंसी थी। क्लियर? एक ही रिलीजन। आप वहां पर चले जाओ तो आपको चर्च का बताया हुआ कार्य ही करना पड़ेगा, है ना? आपको जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉज हैं, वो चर्च के द्वारा बनाए होते थे। क्लियर? तो आप किसी भी धर्म के हो, आपको मानना वही है जो चर्च आपको मानने के लिए बोलेगा, आपको करना वही है जो चर्च वहां पे आपको करने के लिए बोलेगा। क्लियर? फिर जब इस डार्क एज का एंड फेज आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एंड फेज आया, जब एंड की तरफ ये एज जब एंड की तरफ बढ़ा, तब प्रोटेस्टेंटिज्म वेस्ट में आया। क्लियर? तो जितने भी पहले तो क्या था? कैथोलिक था, है ना? ये दोनों क्या है? दोनों डिनोमिनेशन है क्रिश्चियन रिलीजन की। पहले तो कैथोलिक रोमन चर्च था, कैथोलिक जब डाउन हुआ तो प्रोटेस्टेंट्स क्या हुए? प्रोटेस्टेंट्स आगे आए। प्रोटेस्टेंट्स जो है ये ज्यादा फैला। क्लियर? अब प्रोटेस्टेंट जब फैला तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डे टू डे लाइफ को क्या कर दिया? सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। पहले जब तक कैथोलिक रोमन चर्च था, क्लियर, तब रिलीजन की इतनी डोमिनेंस हुआ करती थी कि आपके डेली जो डे टू डे लाइफ होते थे, मतलब डे टू डे जो लाइफ होती थी वो भी इफेक्ट रहती थी किसी रिलीजन से। आपको वो रोजमर्रा के काम भी किसके हिसाब से करने पड़ते थे? रिलीजन के हिसाब से करने पड़ते थे। बट यहां पे जब प्रोटेस्टेंट्स बढ़े और कैथोलिक रोमन चर्च का जो फेज है वो एंड की तरफ आया, तब प्रोटेस्टेंट ने क्या किया कि जो डे टू डे लाइफ हमारी थी किसी भी पर्सन की, किसी पीपल की, उसे रिलीजन से फ्री किया। उसने कहा कि रिलीजियस वर्क नहीं है जो रिलीजन के हिसाब से किया जाएगा। इंसान अपने जो काम है, डे टू डे में जो वर्क है, डे टू डे जो वर्क है, ठीक है, जो बेसिक लोगों के करने वाले काम होते हैं, वो रिलीजन के हिसाब से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, वो इंसान अपने हिसाब से करेगा। क्लियर? वो इंसान कैसे करेगा? वो इंसान अपने हिसाब से करेगा। क्लियर? तो फिर बाद में क्या हुआ? जब रिलीजन का कंट्रोल धीरे धीरे लोगों की लाइफ से हटने लगा। क्लियर? यहाँ पे पहले क्या था? पहले हर काम रिलीजन के हिसाब से हो रहा है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, बट माननी किसकी है? आपको चर्च की माननी है। क्लियर? बट धीरे धीरे जब डार्क एज खत्म होने लगा, तब प्रोटेस्टेंट जब आए तो उन्होंने डे टू डे लाइफ को क्या कर दिया? रिलीजन से फ्री कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो फिर अब क्या है कि जो इंटरफेरेंस था रिलीजन का, वो लोगों की जो डे टू डे लाइफ थी उसमें से कम होने लगा। तो जब कम होने लगा, जब रिलीजन का इतना प्रभाव आम जनता पर नहीं रहा, तो हमने धीरे धीरे क्या करा? जो हमारी गवर्नेंस थी सोसाइटी की, उस पे से रिलीजियस कंट्रोल को धीरे धीरे हमने बाहर कर दिया। और फिर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी का क्या हुआ? मतलब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी क्या करने लगी? एग्जिस्ट करने लगी सोसाइटी में। क्योंकि जहां पर आम जनता रहती थी वहां पर रिलीजन बाहर हो गया। पहले आम जनता के बीचों बीच उनके रोजमर्रा के काम में भी रिलीजन का इंटरफेरेंस रहता था, है ना? और एक ही रिलीजन जब हर पूरी सोसाइटी से जब एक ही रिलीजन क्या करेगा? काम करवाएगा, अपने हिसाब से काम करवाएगा, तो वहां पे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी का कोई उद्देश्य नहीं होता। क्लियर? रहने का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो जब वहां से ये डार्क एज खत्म हो गया, तो हमने क्या किया? धीरे धीरे जो सेक्युलरिज्म है उसे क्या किया? अटेन किया। उसे क्या किया? अटेन किया। क्लियर? मतलब पहले अगर हम वेस्टर्न में देखें, अगर हम वेस्ट की सोसाइटी को देखें, तो वहां पे पहले सेक्युलरिज्म था नहीं, वहां पर बाद में हमने सेक्युलरिज्म को अटेन किया। पहले डार्क एज में क्या था? वहां पे डार्क एज में केवल चर्च का डोमिनेंस था, वहां पे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले से। क्लियर? तो हमने, जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में हमने सेक्युलरिज्म को क्या किया है? अटेन किया है। ठीक। बट जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो इंडिया में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी सदियों से क्या कर रही है? सदियों से रह रही है। ठीक है? तो यहां पर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। हमारा संविधान जो है, ठीक है, आज हम सेक्युलरिज्म की जो एग्जाम्पल देते हैं वो प्रियम्बल को एग्जाम्पल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं। बट
हमने संविधान बनाकर या संविधान में सेक्युलरिज्म के प्रोविजन को डालकर हमने सेक्युलरिज्म सोसाइटी में सेक्युलरिज्म को पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो पहले से क्या है, सेकुलर है। हमारे यहाँ पहले से मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। क्लियर। रिलीजन का इतना इंटरफेरेंस डे टू डे लाइफ में हमारे भारत में कभी नहीं रहा। क्लियर। रिलीजन ने कभी भी लोगों पर या फिर मतलब किसी एक रिलीजन ने पूरी इंडिया में पूरी सोसाइटी को कभी भी कंट्रोल नहीं किया। तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही क्या है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, यानी कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो पहले से है। ठीक है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया तो हमने केवल ये चले आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाले, प्रोविजंस डाले। क्यों डाले? ताकि जो हमारी जो सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, उसे गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रोविजन डाले ताकि हम अपने सेक्युलरिज्म को क्या कर सके, मेंटेन कर सकें और क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है कि वेस्ट में वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को हमने क्या किया, अटेन किया है। क्लियर। वहां पर पहले सेक्युलरिज्म नहीं था, बट इंडिया में इंडियन सेक्युलरिज्म को अटेन नहीं किया गया। इंडिया की सोसाइटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, सेक्युलर सोसाइटी है। हमने केवल संविधान बना के इसे क्या किया है, मेंटेन किया है और कंजर्व किया है। क्लियर। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस था इंडियन सेक्युलरिज्म में और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में। बाकी सेक्युलरिज्म के लिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो मेरी इसी स्टडी आई की जुडिशरी के चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कराया हुआ है। तो उसमें से आप पूरा पॉलिटी पढ़ सकते हो, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, और उसमें सेक्युलरिज्म भी बीच में मैंने बहुत डिटेल में कराया विद केस लॉज। क्लियर। तो वहां जाके पूरा संविधान पढ़ सकते हो, जो आपको जुडिशरी में, आईएएस में, पीसीएस में और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर। चलिए, और एक और बात मैं बता दूं कि आज 2 नवंबर हो गई, तो ये दिवाली सेल हमारी चल रही है। इसका फायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि कल इसका लास्ट डे है। हमारा ये जो नीव 2.0 फाउंडेशन बैच है, ठीक है, एक जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग तैयारी कराते हैं, जिसमें सारे मेजर लॉ, माइनर लॉ, लैंग्वेज, जीके, जीएस, सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराते हैं। और साथ के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराने के साथ 15 स्टेट के लोकल लॉ भी आपको कवर कराए जाते हैं। और इसमें 110 नोट्स, क्रक्स नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव बैच ही आपके लिए हम लोग लेके आए हैं नीव 2.0। क्लियर। इसमें यूनिक फीचर क्या है कि इसमें 2.5 साल की जगह 3 साढ़े 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। मतलब आप अगर आज एनरोल करते हो तो 3.5 साल तक इसमें आप एनरोल रहोगे, जिसमें 12 महीने में आप लाइव क्लासेस के थ्रू आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद 2.5 साल आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर से आप क्या कर सकते हो, रिवीजन अपना कर सकते हो। एक इसमें स्पेशल किट हम लोग आपको देंगे, एक बुकलेट देंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, टेबल्स, डिफरेंसेस, ये सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर। और ये तीसरा हमारा बहुत स्पेशल फीचर ये है इसमें कि इस बैच वाले बच्चों की जो मेंटरशिप करेंगे वो खुद आचमन शेखर करेंगे, जिन्होंने अभी हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम को क्या किया है, क्वालिफाई किया है विद रैंक 19। क्लियर। ये आपको जजमेंट राइटिंग कराएंगे, जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग कराएंगे, और आपको एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी लेकर चलेंगे, बनाकर चलेंगे। तो इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी मिस्टर आचमन शेखर की। तो 3.5 साल के लिए अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं आज, तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बैच लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको कूपन कोड लगाना है PV35, और PV35 जब आप लगाओगे तो आपका ये 70,000 का बैच मात्र 25,999 में आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस सेल का लाभ उठाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए, और अगर अभी तक आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया है तो आज ही इसमें एनरोल कीजिए। क्लियर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं 10 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू सो मच।